Okay, so in last class we were studying about buffer salt और buffer salt पूरा हुआ नहीं तो I'm starting it again. So in last class we were talking about buffer solution. तो buffer solution मैंने बताया था कि buffer solution कैसे बनाया जाता है, क्या होता है. तो वही अब हम थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसा होता है और उसके सारे उसको कैसे सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, किस पीएच पे अगर हम लोग वो बफर सॉल्यूशन बनाना है तो कितना सॉल्ट और कितना एसिड लेना पड़ेगा, ये सारी बातें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जो एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है या वीक बेस उसके सॉल्ट से बनता है. और ये क्या करता है, उसके जो पीएच है, एक सॉल्यूशन का जो पीएच है उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने देता है. अगर थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे, अगर थोड़ा सा भी बेस डालेंगे या उसको थोड़ा डाइल्यूट भी करेंगे तो भी पीएच का जो रेंज है वो कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता. ये रेसिस्ट करता है पीएच के चेंज को. बफर सॉल्यूशन आर यूज इन फर्मेंटेशन. जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है. फर्मेंटेशन क्यों करेंगे? हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए फर्मेंटेशन यूज करते हैं. फर्मेंटेशन यूज करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है. जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वहाँ पे बफर सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए होगा. फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए बफर सॉल्यूशन चाहिए होता है. ड्रग डिलीवरी के लिए चाहिए होता है. जब जो हमारी बॉडी में जो हम लोग जो ड्रग लेते हैं उसको डिलीवर अगर हम लोग को ब्लड में करना है या फिर इंजर्ड सेल्स के ऊपर करना है तो उसके लिए भी हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए होगा. जैसे ब्लड ही हो गया. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिंटिंग, एंजाइम की एक्टिविटी, ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. जैसे हमारी बॉडी में अगर पीएच इंक्रीज डिक्रीज होगी तो हम लोग ब्लड भी मतलब ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे. ऑक्सीजन ले तो लेंगे लेकिन वो हमारे सेल्स के पास नहीं जाएगी. सो इन सब के लिए हमें एक प्रॉपर बफर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है. Solution of weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugated acid are able to maintain pH and are considered as buffer solution. So कोई भी weak acid, सबसे important चीज़ क्या है कि अगर buffer solution बनाना है तो we need a weak acid and a weak base. तो पहली चीज़ क्या है, हमें या तो तुम ले लो weak acid अगर acidic बनाना है या फिर ले लो weak base. और साथ में इसका जो conjugate, कोई भी conjugate acid ले सकते हो. कॉन्जुगेट बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है. सो एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस लिया जाएगा और बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल CH3COO वीक एसिड ले लिया. अब अगर मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करा दूंगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा? CH3COONA. तो ये क्या बन जाएगा? ये एसिडिक बफर की तरह ये काम कर सकता है. सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको HCl के साथ ट्रीट कराया या वाटर के साथ ट्रीट कराया, उसके HCl के साथ ट्रीट कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा. तो ये क्या हो गया? बेसिक बफर हो गया. तो इस तरीके के हमारे बफर्स बन सकते हैं. अब बफर को मेजरली दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एसिडिक बफर और एल्कलाइन बफर, मतलब बेसिक बफर. एसिडिक बफर में तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें एक वीक एसिड चाहिए होगा, उसका एक कॉन्जुगेट बेस. और बेसिक बफर में वीक बेस एंड उसका कॉन्जुगेटेड एसिड. सो एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर ऐसे बफर होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाते हैं, एसिडिक रेंज में. और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा भी एसिड डालोगे या थोड़ा सा भी बेस डालोगे तो उनका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा. सो एसिटिक एसिड जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट. एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ये एक बफर बनाते हैं जिसका पीएच होता है 4.7. ये जो बफर सॉल्यूशन बना है इसका पीएच रेंज है, इसका पीएच है 4.74. ठीक है. अब ये 4 से कितना, 4.5 से कंसिडर कर लो 4.9 तक के बीच में जाएगा. और इसके बाद
इस मतलब थोड़ा सा भी एसिड डालोगे तो उसका थोड़ा सा पीएच कम हो जाएगा, थोड़ा सा भी बेस डालोगे तो उसका पीएच थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होगा। सो द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज बिलो 7, तो अगर कोई भी एसिडिक बफर लोगे तो उसका पीएच ऑब्वियसली 7 से कम होना ही होना चाहिए। एंड जो एग्जांपल है वो तुम्हें यहाँ पे दे दिया। अब अल्कलाइन बफर की बात करते हैं तो हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, और इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 9.25। इसका पीएच अब 7 से ऊपर ही होगा। और कैसे बनाया जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करने के बाद। नाउ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है कि कैसे किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने क्या लिया, अमोनियम CH3COOH लिया है, और ये डिसोसिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये सिंगल एरो आएगा यहाँ पे। उसके बाद तुमने क्या डाल दिया, CH3COO डाल दिया। अब CH3COO क्या होता है, CH3COO तो एक सॉल्ट है, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये होगा इनकम्प्लीटली डिसोसिएट क्योंकि वीक एसिड है, और ये क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास सोल्यूशन में ये तो गायब हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा और ये होगा। अब यहाँ पे देखो कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन है ये एसीटेट आयन। ये जो एसीटेट आयन है पहले ऑलरेडी था, और अब यहाँ पे और आ गया। ठीक है, इसको मैं तुम्हें एक स्लाइड में प्रॉपरली करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ली शेटली प्रिंसिपल भी बताना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। क्या होता है ये कॉमन आयन इफेक्ट। सो कॉमन आयन इफेक्ट स्टैंड्स की we need a common ion that would result in backward shift of equilibrium। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम का जो शिफ्ट होगा वो बैकवर्ड होगा। और ये बैकवर्ड क्यों इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक कॉमन आयन यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मैं समझाता हूँ। पहली चीज इसमें ली शेटले प्रिंसिपल यूज होता है। अब ली शेटले प्रिंसिपल तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ली शेटले प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि ली शेटले प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी चेंज इम्पोज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस चेंज को अपोज करता है। अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस चेंज को नेग्लेक्ट अंडू करने की कोशिश करेगा और वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि उसकी जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, CH3COOH डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया CH3COOH। क्या ऐड कर दिया, CH3COO नेगेटिव मैंने बाहर से ऐड कर दिया। अब ये CH3CO नेगेटिव ऐड कैसे हुआ, ऐड कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया था CH3COONA, सोडियम एसिटेट डाल दिया था जो डिसोसिएट हो गया इसमें प्लस Na में। तो पहले तो मैंने ये डाला था, ये तो सॉलिड था, उसके बाद जब वाटर में गया तो वो सॉल्ट था, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो ये डिसोसिएट होके अब हमारे पास ये बचा। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 थी, फिर एट इक्विलिब्रियम पे ये हो गए 95 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बची 5 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बची 5। ठीक है, तो 5% डिसोसिएशन मैंने कंसिडर कर लिया कि 95 ये हुआ ये। अब मैंने सोडियम एसिटेट डाला था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो अब ये 95 ये मतलब 100 ही कंसिडर कर लो। अब 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, समझ में आ रहा है।
तो 100 सोडियम आयन आ गया और 100 एसीटेट आयन आ गया। अब एसीटेट आयन इज कॉमन, कॉमन आयन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, जो एसीटेट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी, 5 थी, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हुआ था। अब तुमने सोडियम एसीटेट डाल दिया तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी कितनी हो गई, 100 मॉलिक्यूल आ गए और पहले 5 थे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 105 हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या हो गया कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड में। वो चाहेगा कि जितना ये मॉलिक्यूल है वो H प्लस के साथ कंबाइन होकर एसीटेट दे दे, और equilibrium will shift in backward direction. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बफर सोल्यूशन बन जाता है। अब हुआ क्या कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो पीएच किसी वजह से था, पीएच तो होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ये तो पीएच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एच प्लस आयन। कौन एच प्लस आयन है वही पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो एच प्लस की जो आयन, एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी जो 5 थी, अब वो नए इक्विलिब्रियम पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 0 हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब एक वीक एसिड में उसका एक सॉल्ट डाला जाता है, क्योंकि सॉल्ट क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि एक कॉमन आयन इक्विलिब्रियम को सप्रेस कर देता है, इक्विलिब्रियम को कौन से डायरेक्शन मूव करवा देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देता है। तो कितना H प्लस आयन है उसके बेसिस पे उसका पीएच डिसाइड हो जाता है, जैसे 4.95, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट के जो सोल्यूशन होता है उसका जो पीएच होता है वो 4.95 होता है। अब मैं इसको 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 100 नहीं लेता हूँ क्योंकि 100 समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 10 ये और 10 ये। अब ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दिया और ये बन गया एक एक बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन बन गया है तो बफर सॉल्यूशन का टेंडेंसी क्या होती है, बफर सॉल्यूशन का काम होता है कि वो पीएच को रेसिस्ट करेगा। पीएच को रेसिस्ट करना का क्या मतलब है, पीएच को रेसिस्ट करने का मतलब है कि अगर मैं एसिड डालूंगा तो पीएच चेंज नहीं होगा, अगर मैं बेस डालूंगा तो पीएच चेंज नहीं होगा, अगर पीएच चेंज होता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पीएच चेंज होगा, ठीक है। तो अब ये इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो इसको हम लोग समझेंगे उसके मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसमें एक स्लाइड और ऐड करता हूँ, फिर मैं तुम्हें मैकेनिज्म और अच्छे से बताता हूँ। सो ओवरऑल हमारे पास जो बफर सोल्यूशन है वो है ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ये 4 इक्वेशन है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन, मैं इसको पार्टीशन में काट देता हूँ, एडिशन ऑफ बेस एंड एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है। एडिशन ऑफ एसिड मतलब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, पीएच मुझे क्या करना है, कम करना है, तो पीएच अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या डालूंगा, एच प्लस डालूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, एच प्लस मेरे पास कितना था, मेरे पास मैंने एच प्लस डाल दिया 20 H+ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या चल रहे थे, यहाँ पे था 95 इसका था, 5 इसका था और 5 इसका था और 10 ये था और 10 ये था। इक्विलिब्रियम वापस शिफ्ट हुआ तो अब इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ
एक एक ये 95 की जगह अब ये 4 ऐड हो गया तो 99 ये, ठीक है, और अभी भी इतना इतना ये, ठीक। सो ये कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। अब तुमने क्या डाला, H प्लस डाला। H प्लस क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये H प्लस क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस है CH3COO नेगेटिव यहाँ पर। अब ये H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। सो मतलब क्या होगी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे तो बढ़ गई। अब मैं फिर से दिखाता हूँ इसको। अब मैं इन सबको एक साथ लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। इनकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो भी मैं लिख देता हूँ कि इसकी थी 99, इसकी थी 11, इसकी 1 और इसकी 10, ठीक है, क्योंकि ये CH3CO नेगेटिव की तो ऐड होगी 10 और 1 11। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, H प्लस डाल दिया। H प्लस डालने की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई, प्लस 20, मतलब 21 कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो गई H प्लस की, ठीक है। H प्लस डाला तो pH क्या हो गया, pH यहाँ पे इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन बफर सोल्यूशन क्या करता है, उसका pH इंक्रीज नहीं होने देता। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे थी वो इंक्रीज हो गई है एट इक्विलिब्रियम। तो ये 99 रहेगी, रेड कलर यूज करता हूँ। 99 मतलब एडिशन हम लोगों ने किया है 10, ये हो गया 21 और ये 10 हो गया। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो CH3COH है वो H प्लस के साथ कंबाइन करके वापस CH3CO बना लेगा। अब ये जब बनाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो मैं अज्यूम करता हूँ एक था तो इसको 10 मॉलिक्यूल ये कंबाइन कर लेंगे, 11 मॉलिक्यूल कंबाइन कर देता है। 110 मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल बचेंगे 0, इसके मॉलिक्यूल 11 मॉलिक्यूल चले गए, 11 मॉलिक्यूल इसके बचे और 10 मॉलिक्यूल इसके बचे, ठीक है। तो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब मैंने इसमें यहाँ पे लिया था 10, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 30 ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 20 मॉलिक्यूल यहाँ से रिएक्ट कर जाएंगे, तो 99 प्लस 20 119 ये 20 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ना, ठीक है। सो जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसमें क्या होगा कि 119 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे, 10 ही हो जाएंगे, H प्लस ये रहेगा और Na ये रहेगा। सो इनिशियली H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 थी, ठीक है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है नया इक्विलिब्रियम स्टार्ट होने पे वो अभी भी कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से क्या होगा कि पीएच तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इसलिए बफर क्या करता है कि जितना भी तुम H प्लस डालोगे उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उसको एब्जॉर्ब करता चलेगा, उसके साथ रिएक्ट करता चला जाएगा और वो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाती रहेगी, बैकवर्ड चली जाती रहेगी। अब अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा H प्लस डाल दो, इतने ज़्यादा डाल दो कि हमारे पास CH3CO नेगेटिव उतने हैं ही नहीं, अगर हमारे पास उतने नहीं होंगे तो ऑब्वियसली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम नहीं होगी और पीएच ज़रूर बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडिशन ऑफ बेस। अगर बेस का एडिशन करेंगे तो बेस में हम लोग क्या डाल रहे हैं, OH नेगेटिव हम लोग डाल रहे हैं। OH नेगेटिव मैंने डाला, OH नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल 20 मैं डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा, POH इंक्रीज हो जाएगा एंड पीएच विल डिक्रीज, ऐसे ही होगा। लेकिन बफर सोल्यूशन ये सब होने नहीं देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब नहीं हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मतलब बफर क्या करेगा, बफर रिएक्ट करेगा बेस के साथ, और बफर बेस के साथ रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देगा OH नेगेटिव को। सो रिएक्शन हमारी जो ओरिजिनल रिएक्शन है वो ये है, CH3COOH
is in equilibrium with CH3COO negative plus H plus plus Na plus। ठीक, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख लेता हूँ कितनी है, ये है 99, इसकी है 31, 30 ले लेते ना, नहीं होता 1 कर देता, 31, इसकी है 1 और इसकी है 10, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है। अब हम लोगों ने क्या किया, 20 OH नेगेटिव आया, तो अब OH क्या करता है, OH नेगेटिव क्या है, बेस है, तो बेस है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, तो OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खत्म होती जाएगी। लेकिन अब तुम बोलोगे कि OH H प्लस तो एक ही है, तो ये एक ही बनेगा, और इसका जो हमारे 20 डाले तो ये 19 बच जाएंगे। फिर जब ये H प्लस की आयन जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम क्या शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और H प्लस का आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये तो लिखा ही रहने देता है। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, जब एक मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा फिर वो नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, फिर वो और नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करता जाएगा और वाटर वो प्रोड्यूस करता ही जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ कि इसमें से मुझे चाहिए 20 है ना, हाँ, तो ये मैंने प्रोड्यूस कर दिए 21, ये 10 होंगे, 31 प्लस 21, 31 प्लस 20, हाँ 52 ये। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, फर्दर इक्विलिब्रियम इधर चला गया, 21 ये कर लिए, तो H प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये 20 थे, मतलब ये 21 है, ये 20 है, और ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देंगे कितने, 20, और एक H प्लस बचेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि सारा OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, और इनकी जो नई कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो बचेगी इसकी 79, इसकी 52, इसकी 1 एंड इसकी 0, और बाकी जितना भी H प्लस है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके H2 दे देगा। ठीक है, तो समझ में आया कि इस तरीके से क्या होगा कि जितना भी H प्लस तुम उसमें डालोगे या जितना भी OH नेगेटिव डालोगे वो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन की वजह से या तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और वो कंबाइन करते 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 सारा तुम्हारा जो एसिड है या बेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी और पीएच को चेंज नहीं होने देगी। समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, तो ये है बफर का मैकेनिज्म, इस तरीके से बफर काम करता है, और काम करने के लिए एसिड और बेस हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिक बफर के लिए भी यही काम होगा, एक बार मैं बेसिक बफर भी बना के दिखा देता हूँ। बेसिक बफर में हम लोगों ने लिया NH4OH, जो डिसोसिएट होगा किसमें, अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर तुमने क्या डाला, NH4Cl डाला, NH4Cl तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl। अब क्या है कि एडिशन ऑफ H प्लस और एडिशन ऑफ OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि अगर तुम H प्लस डालोगे तो H प्लस क्या करेगा, H प्लस रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव से, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो NH4OH क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता जाएगा, उतने ज़्यादा OH नेगेटिव बनते जाएंगे, एंड यहाँ पे OH नेगेटिव H प्लस के साथ कंबाइन करेगा एंड वो वाटर बना देगा। वाटर बनाने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, सारा H प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन का पीएच इंक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली OH नेगेटिव अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल मूव इन या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कौन सी होगी, OH नेगेटिव आयन
जो बनता चल जाएगा वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता जाएगा। इस तरीके से OH नेगेटिव के आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, POH इंक्रीज नहीं होगा और H प्लस या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से एसिड और बेसिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक, सो नेक्स्ट इज कि अब कोई भी तुमने बेस मिला है तो बेस का तुम पीएच कैसे निकालोगे। तो बेस का जो पीएच निकालते हैं उसके लिए हमारे पास है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ये हेंडरसन हेसलबैच दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई और इक्वेशन के बेसिस पे इन्होंने इसका पीएच दिया। सो पीएच इसका बहुत ही सिंपल है। अगर तुम्हें इसका पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला है पी पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस concentration of salt divided by concentration of acid। ठीक है, ये है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। इस इक्वेशन को तुम लिखोगे और तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा बफर का। अब बफर है तो पीके क्या है, पीके है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। फिर कितना तुमने एसिड डाला है और कितना तुमने उसका सॉल्ट डाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखो और उसका पीएच तुम आराम से निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। अब ये डिराइव कैसे की गई है, जैसे हमें पता है कि ए क्या होता है, H प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए होता है। फिर इसका क्या हुआ, माइनस लॉग ले लिया तो माइनस लॉग ऑफ के ए, या पहले लॉग ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ एच ए। इस तरीके से ले लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ए और एच ए को अलग ऐसे ही कर दो। फिर दोनों साइड पे माइनस लगाओ, ये हो गया माइनस, ये हो गया पी के ए इज इक्वल्स टू पी एच, ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, पीएच को इधर कर देता हूँ, पीएच को कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं माइनस लॉग को इधर ले आ जाते हैं तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, लॉग लिखना भूल गया मैं, सॉरी, यहाँ पे भी लॉग नहीं है, लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम आराम से पीएच निकाल सकते हो और ये है तुम्हारी हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। सो अगर बेसिक बफर बनाना है तो बेसिक बफर के लिए भी तुम इसी तरीके से इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, यही इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, पी एच पी के ए माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो बेसिक के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बेसिक के लिए जब पीओएच निकालोगे तो वो इक्वेशन सही होगी, और अगर तुम उसका डायरेक्ट पीएच निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें तुम्हें वहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इसको डेराइव करके हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन निकाली जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या होता है, एक बफर क्या होता है कि कुछ रेंज तक के काम के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा सा तुम एसिड डालो, थोड़ा सा तुम बेस डालो तो रिएक्शन मतलब बफर का पीएच चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तुमने इतनी ज़्यादा डाल दी कि वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से भी ज़्यादा है तो उसका केस में क्या होगा, सारा का सारा H सॉल्ट के साथ कंबाइन कर जाएगा। यहाँ लिखते हैं, जैसे तुम्हारे पास CH3COO नेगेटिव है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 105 फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ। 99। अब इसमें तुमने क्या कर दिया, तुमने OH नेगेटिव सॉरी H प्लस डाल दिया।
और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डाल दी तुमने 1000। तो CH3CO नेगेटिव कितने हैं? 105 है। तो 105 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, या तुम इसको ले लो 110। हाँ, ये ठीक है। 105 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो 105 ये 105 इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे? Ca बन जाएंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 105 से इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास एक पहले से थी, तो टोटल ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई। अब ये तो इक्विलिब्रियम रहा नहीं, क्योंकि इसमें जो ये वाला जो ये है, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई है। अब तुम H प्लस और डालते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाती जाएगी, लेकिन हमारे पास ये तो है ही नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई है। तो अब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता, और ये जो बफर है वो खत्म हो गया। बफर के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए। अब तुम्हारे पास सॉल्ट ही नहीं है तो ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। तो ये बफर की कैपेसिटी होती है, एंड बफर की कैपेसिटी इज बेसिकली कि कितना तुम्हारे पास सॉल्ट है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा सॉल्ट होगा तो उसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर तुम्हारे पास कम सॉल्ट है तो वो जल्दी उसकी शॉर्ट विंडो होगी जहाँ पे वो रप्चर हो जाएगी उसकी विंडो, और वो पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो ये मेजरली डिपेंड करता है कितना सॉल्ट है और तुम्हारे पास कितना एसिड है। तो सॉल्ट और एसिड की कंबाइंड कॉम्बिनेशन पे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि जो बफर बनेगा उसका पीएच क्या होगा और उसका कितना विंडो होगा। ठीक है, सो अगर बफर कैपेसिटी हम लोग लिखें तो बफर कैपेसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, it is the number of millimoles of acid or base to be added to a 1 liter buffer solution to change the pH by 1 unit। ठीक है, तो दिख ही रहा होगा डेफिनेशन में, इट इज द नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मोल्स नहीं है, मिलीमोल्स है। मिलीमोल्स मतलब 10⁻³ मोल। तो कितने मोल्स या मिलीमोल्स ही कंसिडर करो, कितने मिलीमोल्स एसिड या बेस तुम डालोगे सो दैट बफर का जो पीएच है वो 1 यूनिट से चेंज हो जाए, या पीएच 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाए, या बेस डाले तो 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाए। सो यही इसकी कैपेसिटी है कि मिलीमोल्स तुमने डाला, फॉर एग्जांपल 100 मिलीमोल्स तुमने डाल दिया। मिलीमोल्स का मतलब क्या है? 10⁻³ और मोल तुम्हें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, मतलब बहुत सारे एटम्स तुम डाल रहे हो। सो 100 मिलीमोल तुमने ये डाला और तुम्हारा पीएच चेंज हुआ है 10। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको काट दो, तो इसका तुम्हारा जो बफर कैपेसिटी है वो 10 की आ रही है। ठीक है, 10 मिलीमोल पर पीएच। तो अगर तुम 10 मिलीमोल डालोगे तो तुम्हारा पीएच जो होगा वो 10 से चेंज हो जाएगा, विच इज़ वेरी हाई। गलत आंसर, वो गलत हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, बट समझ गए होगे तुम। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी कई बार पूछी जाती है कि इसके पीएच चेंज करने के लिए इतने मोल्स हम लोगों ने एसिड के डाले हैं। नाउ यू टेल अस व्हाट इज बफर कैपेसिटी, तो आराम से निकल जाएगी। अब यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के यूजेस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन जैसे ब्लड हमारा बफर है, तो सारे एनिमल्स में बफर सॉल्यूशन होता है, सारे प्लांट्स में बफर सॉल्यूशन होता है। अब बफर सॉल्यूशन हमारे ऑक्सीजन को लाने और ले जाने में हेल्प करता है। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर हमारे सिस्टम में एनिमल ब्लड में होता है। ये तो बताना भूल ही गया कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है। सो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव एंड कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। ये बफर हमारी बॉडी में होता है। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारी बॉडी में कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगी तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएंगे? गैस गैस के बबल्स आ जाएंगे और हमें उसी टाइम पे हार्ट अटैक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की ब्लड में गैसेस मॉलिक्यूल चलेगा और किसी ने, या फॉर एग्जांपल जब हम लोग इंजेक्शन ले रहे हो, किसी ने हवा भर के इंजेक्शन डाल दिया हमारे ब्लड के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि गैस हमारे ब्लड के अंदर गैस भर जाएगी, और अगर भर गई तो इंस्टेंटली डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन ले तो रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। अब डिजोल्व कैसे होता है? हीमोग्लोबिन उसको पकड़ के डिजोल्व करके सेल्स के पास लेके जाता है, और फिर वो सेल्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में नहीं हो सकती, गैसेस फॉर्म में होगी तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा?
हमें हार्ट अटैक आ सकता है उस पॉइंट पे। तो वो क्या करते हैं, वो H प्लस के साथ कंबाइन करती है और उसको डिजॉल्व फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड तुम्हें पता है वीक एसिड होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। फिर वो H प्लस प्लस H3 से नेगेटिव बना देता है। और ये क्या है, एक बेसिक बफर है, इसलिए हमारे ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 के आसपास रहता है। अगर इसमें तुम H प्लस डालोगे तो वो इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। अगर तुम बेस डालोगे तो वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके और H प्लस यहाँ से रिलीज होता रहेगा और बेसिक जो हमारा बफर सोल्यूशन है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर होता है तो उसका pH 9 के आसपास पहुंचता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। और हमारे ब्लड में जो है वो कार्बोनिक एसिड है जो कि बेसिक रीजन में थोड़ा चला जाता है। ठीक है, तो 7.4 इसका आएगा। हाँ, बफर सोल्यूशन किस लिए यूज़ होता है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं और एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं। सब मैं बता चुका हूँ, ये सब तुम पढ़ चुके हो। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड मस्ट यू यूज टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.100 मोल पर लीटर बफर विद pH 5। तो यहाँ पे हमें pH दे रखा है 5.00 का। ठीक, अब इसके साथ हमें मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट डालने ये करने हैं और एसिटिक एसिड मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन हो गया तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो उसी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे कौन सा, सोडियम एसिटेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखो कि ये हम लोगों ने 5.0 लगा, पी के हम लोगों ने 4.74 रख लिया। ठीक है, 4.74 क्यों है, क्योंकि पी के की वैल्यू अगर हम लोग एसिटिक एसिड की देखते हैं तो वो आती है 4.74। पीछे भी अभी हम लोगों ने यूज़ करी थी। सो 4.74 इसकी पी के की वैल्यू होती है। और पी के की वैल्यू तुम्हें ऑब्वियसली दे, या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो तुम्हें इंटरनेट से सर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली तुम्हें दे रखी होगी। फिर तुम क्या निकालोगे कि इनकी जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी होनी चाहिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद इसका क्या लिया, एंटी लॉग लिया। लॉग इधर है तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 पर ये कर दिया। तो ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए, देखो थोड़ा सा गलत हो रखा है यहाँ पे, डिवाइड का वो साइन है, इज इक्वल्स टू 10/0.26। इसका वैल्यू निकल जाएगा 1.82। अब ए नेगेटिव यहाँ पे है तो ए नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1.82 टाइम्स ऑफ एच। तो तुम्हें सॉल्ट कितना डालना पड़ेगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से 1.82 टाइम्स ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो और 1.82 एच ए की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.00 मोल पर लीटर, मोलर लिख देता है। ठीक है, इस तरीके से तुमने एसिड की कॉन्सेंट वो बेस की सॉरी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तुम आराम से निकाल सकते हो, विच वुड बी ओके। सो ये तुम्हारा वो आ जाएगा और ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब एक और है, HSAB प्रिंसिपल जो है वो मैं तुम्हें करा नहीं रहा हूँ। उसकी जो वीडियो है वो वीडियो तुम्हें वहाँ पे मेरे कैंप फंडामेंटल चैनल पे मिल जाएगी, उसको देख लेना, उसको लिख लेना जो भी है वो। और जो नहीं आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उसको मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो